तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार के लिए मक्के की फसल में जरूरी कार्य। बरबटी की वैज्ञानिक तरीके से बुआई। मक्का की खेती अपने प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और हमारे जिन किसानों ने मक्का की बुआई कर रखी है, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। लेकिन इस फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप मक्का की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार से। हाल ही में कई किसानों ने इस साल मक्का लगाया है, जो खरीफ सीजन में मक्का की फसल है वो लगाई है। लेकिन इस समय तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि मक्का एक ऐसी फसल है जो साल में कभी भी लगाई जा सकती है। लेकिन जितनी इसको लगाने की आज़ादी है, उतनी ही इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। मैं कहूँगा ये काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे स्ट्रेस के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। यदि मक्का में स्ट्रेस आ गया, ज़्यादा सूख गई, तो भी नुकसान हो सकता है। एवं मक्का में पानी ज़्यादा भरा रह गया है या ज़्यादा पानी खड़ा रह गया कई दिनों तक, तो भी मक्का है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें। मक्के की फसल में सिंचाई जल की एक अहम भूमिका रहती है और अधिक बारिश होने पर उतना ही जरूरी हो जाता है उचित जल निकास करना। और यदि बरसात नहीं हो रही हो तो मक्का की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर मक्का की खेती से पैदावार अधिक मिलती है। तो मक्का में किसान भाई सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि प्लांट जो है वो थोड़े से मुरझाने लगे, या मैं कहूँ कि मिट्टी को देख के भी किसान भाई लगा सकते हैं कि ज़्यादा मिट्टी सूख रखी है, या प्लांट की स्थिति देखकर किसान भाई है तुरंत पानी लगाए। रिस्क बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि मक्का है वैसे ही कम पानी वाली फसल है। इसलिए यदि एक दो पानी अभी इस बढ़ते टेम्परेचर में यदि किसान भाई लगा भी देंगे, तो आगे होने वाले जो समय में उनको उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं, तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं।
मक्का में एक्चुअली देखा गया है या कोई भी फसल हो उसमें ज़्यादातर किसान है वो जब यूरिया लगाते हैं वो ब्लाइंडली लगाते हैं, वो कोई उससे किसी से नाप के नहीं लगाते हैं कितना फसल को यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन हाल ही में अभी है वो एक हमारे पास नया एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर है, उसके आधार पर फसल के ऊपर उसको रन करते हैं ताकि फसल उसकी जो ग्रीननेस होती है उसमें कलर होता है उसके बेसिस पर ये हमको पता चल जाता है कि फसल को कितनी यूरिया की ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से हम उसमें रीडिंग लेके, हमारे पास ऐप है, उसकी रीडिंग उसमें डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी फसल को एग्जैक्ट कितने यूरिया की ज़रूरत है। तो किसान भाई जो अंधाधुंध जो यूरिया करता था उससे किसान भाई को निजात मिलता है और इससे जो फसल है वो अच्छी बढ़वार भी करती है एवं किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है, किसान के जेब पर भी कम खर्च होता है। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। मक्का में देखा गया है कि पिछले कई सालों से, मैं कहूँ 2018 के बाद में एक नया कीट है फॉल आर्मी वर्म, जिसको हम सैनिक कीट भी कहते हैं। तो किसान भाई इस कीट को पहचानने के लिए ध्यान रखें कि किसान भाई जब भी खेत में जाए तो ये कीट को देखने के लिए आप देखें कि पौधे की मक्का की पत्तियां हैं उसके ऊपर धब्बे होते हैं, सफ़ेद कलर की जो धारियां होती है उसको देखकर किसान भाई पहचान सकता है कि उसमें फॉल आर्मी वर्म आ गया है। दूसरी पहचान का तरीका है कि जो लीफ की जो होती है इनकी पत्तियां मक्के की, वहाँ पर खुरच के ये खाता है तो वहाँ पर कटे पटे छिद्र होते हैं, गोलाकार आकार में नहीं खाता है। ये फसल को जो खाता है वो कई सारे छिद्र में बना देता है, पत्ती को पूरा खा जाता है। कीट की पहचान करने के लिए किसान भाई देख सकते हैं कि जहाँ पर ये कीट खा रखा है या जो पौधा इसका डैमेज है उसके अंदर जो इसकी गोब होती है उसके अंदर किसान भाई इसको देख सकते हैं निकाल के, ये कीट उनको मिलेगा। कीट को निकालने के बाद में किसान भाई देख सकते हैं कि इसके चेहरा जो होता है इस पर उल्टा वी में या कहूँ जो वाई शेप होता है वो दिखाई देगा। यदि शुरुआती दौर पर यदि किसान भाई को पहचानना हो तो किसान भाई इनके सिर को देखेंगे तो ये सिर ब्लैक कलर का होता है एवं पीछे का जो इसका पूरा जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो हल्के भूरे और ग्रीन रंग का होता है। लेकिन जब भी ये मैच्योर होने लगता है, ये अवस्था में जाने लगता है मैच्योरिटी में, तब किसान भाई इसको पहचानने के लिए देख सकते हैं कि इसके सिर पर है वो वाई आकार का सिंबल होता है एवं इसके सिर पर धारियाँ होती है, वो 3 धारियाँ होती है। इसके जो इसकी बॉडी होती है पूरी, उस पर 3 धारियाँ होती है एवं इसका पीछे का जो पोर्शन होता है, जो एब्डोमेन जो पार्ट होता है, वहाँ पर 4 है वो स्पॉट मिलेंगे आपको, वो समांतर रेखा में है, वो 4 इसके धब्बे दिखाई देंगे। तो किसान भाई इनको देखकर पहचान सकता है कि ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक है और इसका अटैक इतना भयंकर होता है कि ये टिड्डी जो देखी है उसकी तरह फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है एवं इसका जो नुकसान है वो पूरा 100% पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है, मतलब किसान 0 उपज तक भी जा सकता है। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए ध्यान रखिए। शुरुआती तौर पर ही किसान भाई 1 एकड़ में जो है वो 15 है फेरोमोन ट्रैप लगाए ताकि जो ये नर मोत है उसको इससे मार सके, आगे की इसकी साइकिल है वो तोड़ सके। एवं साथ ही साथ में यदि डैमेज कम है तो किसान भाई है वो 3 ml पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल है जो मिल मार्केट में मिलता है। यदि नीम ऑयल नहीं हो तो किसान भाई जो नीम की जो निम्बोली है उनको कूट के उनको पीस कर उसका जो है घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँ यदि ज़्यादा डैमेज है तो किसान भाई को केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। थाइमिथॉक्सोन प्लस जो लेमडा है उसका भी 0.4 ml है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करे। यदि किसान भाई ये इसका अटैक यदि बाद में दोबारा से दिखता है तो ये 10 से 15 दिन बाद में फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इतना हमारे पास है नहीं, तो केमिकल कंट्रोल से इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान इस समय बरबटी की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप बरबटी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। वर्तमान मौसम को देखते हुए आप सभी जानते हैं किसान भाइयों की सब्जी उत्पादन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस वर्षा ऋतु में बरबट्टी की जो फसल है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसका बाजार भाव हमेशा अच्छा बना रहता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका अधिक से अधिक पैदावार आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बरबट्टी में प्रजातियों के चयन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूसा फाल्गुनी। तो ये एक अच्छी किस्म मानी जाती है और साथ ही साथ एक जो किस्म है वो पूसा बरसाती और साथ ही साथ पूसा दो फसली, ये भी एक अच्छी प्रजाति है। पूसा ऋतुराज एक किस्म जो है पूसा कोमल, तो ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, आप इसका भी चयन जो है कर सकते हैं। किसान भाई, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि का चयन और तैयारी करते हुए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमि का चयन। तो अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करें। वैसे तो आप हर प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन अगर दोमट मृदा में अगर आप इसका उत्पादन लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी के लिए आप 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर लें और पाटा चला लें, जिससे भूमि जो है भुरभुरी हो जाए। उसके बाद जो है पुरानी जो फसलों के अवशेष है उसको आप निकाल के खेतों से बाहर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बरबट्टी की फसल में पोषण प्रबंधन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके लिए हम अच्छी विघटित गोबर की खाद 25 से 30 टन जो है अंतिम जुताई के समय इसमें आप मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। और इसके साथ ही साथ बेसल डोज में, मतलब शुरुआती डोज में 10 से 15 किलोग्राम यूरिया और 50 किलो के आसपास फास्फोरस और 50 किलो के आसपास आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। और जिस भूमि में जिंक की कमी है तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जिंक सल्फेट भी आप 10 से 15 केजी डाल सकते हैं। बरबटी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बरबट्टी को बोने का उचित समय क्या होता है। तो 15 जून से जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप इसको बो सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा समय होता है। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं अब बीज दर और बीजोपचार की। तो 12 से 15 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता होती है। और बीजोपचार इसका जो है आप थायरम या बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर के हिसाब से आप इसका जो है बीजोपचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद आप राइजोबियम और पीएसबी से भी इसका एक टीकाकरण कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप अच्छे से बीजों में उसको उपचारित कर लें, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस जो ज़मीन पे है उसको जो है पौधों को उपलब्ध कराने में हेल्प मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं उचित दूरी की। तो पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 50 से 60 सेंटीमीटर आप रखें, जिससे
अच्छा उत्पादन आएगा। और अगर आप उठे हुए बेड में आप लगाएंगे इसको तो और अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते, क्योंकि बरसात में जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो आप उठी हुई क्यारियों में लगाएंगे तो उचित जल निकास की व्यवस्था भी बन जाएगी। बरबटी फसल की उचित बढ़वार हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जान लेते हैं। किसी भी फसल में जो है खरपतवार प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। खरपतवार निकालने के लिए आप खुरपी का उपयोग कर सकते हैं, या हैंड हो वीड हो का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो आप हाथ से ही निंदाई गोड़ाई करें। और ये क्रिया जो है 15 से 20 दिन के अंतराल में लगातार दोहराते रहें। अभी का जो वर्तमान समय है, जैसे वर्षा ऋतु में हम ले रहे हैं, तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर तो भी 15 से 20 दिन का अगर वर्षा का अंतराल है तो आपको निश्चित रूप से हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, आप इसका विशेष ध्यान रखें कि जल की कमी भी ना हो और अधिकता भी ना हो, जिससे आपकी फसलों को नुकसान ना हो। किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी। ध्यान में रखते हुए आप अगर खेती में इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल की उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण और अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने प्रदूषित जल को पुनः प्रयोग में लाने की तकनीक विकसित की है, जिससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर आशुतोष। भाइयों को मालूम होगा कि आजकल चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोलते थे, उस शहर का अभी क्या हाल है। वहाँ पे पीने के पानी की किल्लत के चलते जल बिन सब कुछ सून हो चुका है। मवेशी परेशान है, किसान परेशान है, खेती बाड़ी के लिए जल नहीं है। तो इस तरीके के हालात भारत के, हमारे देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी होने का एक समय आ चुका है। तो इस विषय में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, खासकर उन किसान भाइयों को जो कि जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध है उस एरिया में रहते हैं, कम से कम पानी को व्यर्थ मत बहाएं। यदि हम पशुपालकों की बात करें तो पशुपालक 1 इंच 1.5 इंच की पाइप लेकर के पशुओं को नहलाना शुरू करेंगे। जहाँ पे 50 लीटर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होना है, वहाँ 200 से 250 300 लीटर पानी जो है उसका इस्तेमाल प्रत्येक पशु पर किया जाता है, और जो पीने योग्य जल है वो व्यर्थ में बह जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाँवों में तालाब हैं या जहाँ पे पानी वो इकट्ठा कर सकते हैं, उस पानी को वो सिंचाई के लिए प्रयोग करें, सब्जी उगाने में प्रयोग करें। इस टाइप की जो छोटी छोटी एक्टिविटियां, छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे आप बहुत बड़ी मात्रा में जल को बचा सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जल का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करें, उसका दोहन कम से कम करें। गंदे जल को साफ करने के लिए हमने एक विधि का विकास किया है। अपशिष्ट जल को घरेलू एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर एक होद या टंकी में इकट्ठा कर लें। एकत्रित हुए अपशिष्ट जल में 100 ग्राम पिसी हुई फिटकरी प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार डालकर 20 से 25 मिनट तक खिलाते रहें। फिटकरी घोलने के 30 से 40 मिनट पश्चात इस अपशिष्ट जल मिश्रण में 50 ग्राम पिसा कोयला या चारकोल पाउडर प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल के हिसाब से घोलकर मिला दें। अब इस अपशिष्ट जल मिश्रण को 30 से 40 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ दें। 30 से 40 मिनट उपरांत जल में निहित सभी प्रकार के अपशिष्ट कण टंकी की तलहटी में बैठ जाएंगे। इस टंकी से शुद्धिकृत जल पाने के लिए जल का पारदर्शी और स्वच्छ सतह को नितारण विधि से दूसरी टंकी में एकत्रित कर लें। अब इस पारदर्शी एवं स्वच्छ जल को जीवाणु रहित करने के लिए 250 मिलीलीटर 1%
लिक्विड क्लोरीन अथवा 60 मिलीलीटर 4% लिक्विड क्लोरीन प्रति 100 लीटर जल में मिला दें। अब इस जल को 2 घंटे उपरांत उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल पशु आधारित इकाइयों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए फिर से प्रयोग किया जा सकता है। जब आप उसको पुनः प्रयोग करेंगे जल को पुनः प्रयोग करने से ये मानिए आप कि आपने नया जल जो है उसको पैदा कर लिया। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कम से कम इस्तेमाल किया। कि जो किसान भाई 50 पशु, 100 पशु, 400 पशु रखते हैं, नहलाने में, पशु आवास धोने में, उनका जितना भी जल इस्तेमाल किया जाता है उस जल को वो एक होदी बना करके या टैंक बना करके उसमें एकत्रित कर लें। बड़ी मात्रा में उस जल को साफ करके वो पशु आवास को धो भी सकते हैं। अगर वो पशु को पिलाना नहीं चाहते, कम से कम पशु आवास को धो सकते हैं। पशु के लिए चारा उत्पादन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं गांव में या फायर ब्रिगेड सर्विसेज को वो साफ करके सप्लाई दे सकते हैं। सर्विस स्टेशंस को सप्लाई दे सकते हैं। जो सड़क के किनारे पे वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों में भी इस पानी को दिया जा सकता है। चिनाई के, कंस्ट्रक्शन के काम में इस पानी को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक फ्रेश वाटर यानी जो भूमिगत शुद्ध जल है, जहां वो प्रयोग हो रहा है उसकी जगह हम जहां इस जल को प्रयोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नलके के पानी की तरह है। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो BIS का है, चाहे वो यूरोपियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, अमेरिकन एसोसिएशन का है, उन सभी स्टैंडर्ड्स के मानकों को पूरा कर रहा। तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक उमाकांत सिंह ने। आप सूरन में लगने वाले रोग की पहचान एवं रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उमाकांत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई नमस्कार। ओल एक ऐसी खेती है जिसको लगभग जो है हम लोग देखते हैं कि 2 मौसम में इसकी खेती करते हैं। एक अगर अगेती खेती है तो जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो आपका जो है फरवरी से लेकर के मार्च में लगा देते हैं। जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो जून जुलाई में लगाते हैं। कोई भी फसल रोग कीटों के प्रकोप के बिना अछूती नहीं है, उसी तरह सूरन की फसल भी अछूती नहीं है। इसमें झुलसा रोग जो बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। लेकिन इसमें क्या है कि जिस समय जून जुलाई में जो लोग लगाते हैं तो उस समय बारिश का समय रहता है और उसका जल जमा होता है। तो जल जमा होने से क्या होगा कि उसमें मतलब जो है जहाँ जहाँ पानी जमता है तो वहाँ पर उसके तना वाला जो भाग है जो भूमि से सटा हुआ है वो फफूंद जनित बीमारी की वजह से सड़ करके गिर जाता है। तो ऐसा समस्या बहुत कॉमन समस्या है और ये जब सड़ जाता है या गलन आता है तो उसको इमीडिएट आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको चारों तरफ से थोड़ा मिट्टी को हल्का साफ कर दें और वहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर उस एरिया को ड्रेंच कर देते हैं, तर कर देते हैं तो वो आपका जो है वो बीमारी आगे नहीं फैलेगा, रुक भी जाएगा और साथ में जो है वो गलन बीमारी को रोक सकते हैं। तो किसान भाई से मुझे ये आग्रह है कि जब भी ये गलन समस्या है तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखें और साथ ही साथ जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का जो है वो समयानुसार उसका अगर व्यवहार करते हैं तो इस बीमारी से वो अपनी फसल को बचा सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। देश में कोरोना केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे।